हेलो स्टूडेंट्स, चलिए भाई कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे। हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसके 3 मेन पार्ट होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक समराइज कर दूं। और लास्ट लेक्चर में हमने एड्जॉर्प्शन कंप्लीट किया था, पढ़ा था। डेफिनेशंस ही हैं, बहुत डिटेल में नहीं हैं चीज़ें, वो डेफिनेशन ही आपको पढ़नी है। और नॉट एवरी ईयर, एवरी ऑल्टरनेट ईयर यू कैन से ऑन एन एवरेज क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेई मेन और इन जेई एडवांस्ड। अब बात आती है सेकंड पार्ट, दूसरा लिया था हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमने कहा था कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द डिस्पर्शन मीडियम। अच्छा, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, ये 2 पार्टिकल हमने कहे नहीं थे। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में ना, जैसे ट्रू सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ऐसे ही बोलते हो। बट कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोलॉइड्स के भी 2 कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज डीपी एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो कोलॉइड्स में हम सॉल्यूट सॉल्वेंट वर्ड यूज नहीं करते। ट्रू सॉल्यूशन तो होमोजीनियस होते हैं, बता भी चुके हैं इस बात को। और ये हेट्रोजीनियस है, ई होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो यहां हम वर्ड यूज करते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज इज एज गुड एज सॉल्यूट, इट इज इक्विवेलेंट टू द सॉल्यूट इन द ट्रू सॉल्यूशन। एंड डिस्पर्शन मीडियम, नाम से मालूम पड़ रहा है कौन सा मीडियम है, तो ये लार्जर कंपोनेंट हुआ। यूजुअली डिस्पर्शन मीडियम इज अ लार्जर कंपोनेंट और दिस इज एज गुड एज सॉल्वेंट इन केस ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन। तो हम ये टर्म यूज करते हैं कोलॉइड्स में। तो इस तरह के पॉइंट है। अब मेनली पढ़ो कोलॉइड्स में, डेफिनेशंस में हमें मेनली पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड्स, क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं उसमें। दूसरा होता है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइड्स, एंड लास्ट द एप्लीकेशंस एंड कोलॉइड्स अराउंड अस। तो ये 4 चीजें पढ़नी है। कौन सी 4 चीजें? क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड्स, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। प्रिपरेशन ऑफ द कोलॉइड्स, ये फास्ट हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइड्स, इसमें भी टाइम लगता है थोड़ा सा। और लास्ट कोलॉइड्स अराउंड अस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। वैसे तो सही बात पूछो ना, हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में जो भी हम डील कर रहे हैं सब कोलॉइड ही तो है। मिल्क इज कोलॉइड, बटर इज कोलॉइड, फॉग इज, ये जो डस्ट है या मान लो स्मोक है, दिस इज कोलॉइड। एवरीथिंग, ऑलमोस्ट पेंट्स आर कोलॉइड, स्टोन्स आर कोलॉइड, gemstones are colloid, तो so many things are there which are colloid। अभी आप देखोगे जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये हटाओ, पूरी एक स्क्रीन चाहिए होगी उसके लिए। तो हेड ही लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ colloids, इसको नोट करिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स में डिपेंडिंग अपॉन कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे ए, क्या? बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। तो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द डीपी एंड डीएम यू कैन डिफाइन द कॉलॉइड्स। जैसे क्या? डीपी, डीएम, and then type of colloid. Examples, जैसे बात करें सॉलिड, 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 अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, मे बी इन सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड इन सॉलिड इज सॉलिड सोल। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ जेमस्टोन and colored glass, these are the examples। तो जितने भी gemstones होते हैं, टोपाज हुआ, सफायर हुआ, these are all solid in solid colloid, solid in liquid, these are the most common, they are called sols। इन्हें सोल बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं, सोल।
कॉलॉइड्स के लिए वर्ड यूज करते हैं कॉमनली सोल, तो इनको सोल बोलते हैं। मोस्ट कॉमन होते हैं जैसे गोल्ड सोल, प्लेटिनम सोल, सल्फर सोल, इस तरह के जो सोल्स होते हैं, As2S3 सोल etc. These are the common examples of solid dispersed phase and liquid dispersion medium. तो इन्हें बोलते हैं सोल। जैसे पानी अगर वाटर डिस्पर्शन मीडियम है तो एक्वा सोल बोल देंगे, अल्कोहल अगर मीडियम है एल्कोसोल बोल देंगे। इस तरीके से हम ये यूज करते हैं। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस के एग्जांपल्स को बोलते हैं हम एरियोसोल। तो ये सोल टर्म जो होता है वो जब होता है व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड। तो एरियोसोल, और एरियोसोल में दिस इज स्मोक, डस्ट। स्मोक क्या होता है, डस्ट क्या होती है? हवा के अंदर कई बार आप देखते हो सर्दियों में, ये तो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, बाद में बात करेंगे, बट कई बार आप देखते हो कि जब धूप आती है नई नई तो कई बार उसके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड दिखाई पड़ते हैं, तो वो डस्टी तो है। तो इस तरीके से क्लासिफाई करते हो आप। इसके बाद अगर मान लो ये लिक्विड हो, लिक्विड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड इन सॉलिड इज कॉल्ड जेल। जेल बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आर चीज, जेलीज। लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है मिल्क, बटर, बटर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इट, हेयर क्रीम। एंड लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस के एग्जाम्पल इन्हें बोलते हैं लिक्विड एरियोसोल। लिक्विड एरियोसोल में मिस्ट, फॉग, क्लाउड। क्लाउड क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर, दैट इज कॉल्ड लिक्विड इन गैस, दैट इज लिक्विड एरियोसोल। मिस्ट, फॉग, क्लाउड, दीज आर द एग्जांपल्स। उसके बाद बात आती है कि अब बात करते हैं गैस। गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड। गैस इन गैस इज नेवर ए सोल। गैस इन गैस is always a true solution. Gas in gas is miscible in all the proportions. तो gas in gas is not a soul. तो soul तीन तरह के ये और ये दो ही तरह के हैं, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड। सो गैस इन सॉलिड इज सॉलिड फोम। इनका नाम सॉलिड फोम होता है, जैसे प्यूमिस स्टोन। जैसे फोम रबर। फोम रबर जैसे सोफे पे बैठते हैं, कई बार हम सोफे पे बैठते हैं तो आराम से गद्दी पे बैठते हैं, तो सोफे में क्या होता है, फोम होती है, उसके अंदर एयर सस्पेंडेड होती है या एयर भरी हुई होती है ताकि वो आसानी से कंप्रेस हो सके। तो दिस इज एग्जांपल। गैस इन लिक्विड के कॉमन एग्जांपल हैं, इन्हें बोलते हैं फोम। जैसे सोप लेदर। सोप लेदर कहाँ बने थे? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इन मेटलर्जी, ये वही तो था। तो सोप लेदर। जैसे फ्रोथ, बियर फ्रोथ। जैसे कई बार बियर होती है, गंदी चीज होती है, खराब चीज होती है, बट बियर जो है उसमें फ्रोथ बन जाता है, झाग बनते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे आर। हमें पढ़ना क्या है, इतना सब नहीं है। वी हैव टू स्टडी मेनली सोल एंड इमल्शंस। Guys, our entire area where we are going to concentrate the definitions है वो है soul and emulsion. Table note करो, this was based on physical state of the DP and DM, dispersed phase and dispersion medium. Note it down. B. This is the classification on the basis of interaction between DP and DM based on interaction between DP and DM.
डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मतलब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, एफिनिटी है एक दूसरे के लिए, तो कहलाएगा वो लायोफिलिक। और यदि उनमें आपस में रिपल्शंस हैं या इंटरेक्शन बहुत वीक हैं तो कहलाएगा लायोफोबिक। उसके बेसिस पर दो तरीके होगा सोल। फर्स्ट लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक का मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग। सॉल्वेंट लविंग का मतलब कि वो सोल पार्टिकल या डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स इस तरीके के हैं कि डिस्पर्शन मीडियम में या सॉल्वेंट में डुबोने के बाद दे शो द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। तो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डीपी एंड डीएम। और जनरली इसमें जो सोल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट पूछते हैं क्वेश्चन में, जैसे ग्लू, जिलेटिन, प्रोटीन, इस तरह के एग्जाम्पल, ग्लू, जिलेटिन, प्रोटीन, स्टार्च एक्सेट्रा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लायोफिलिक सोल्स, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। एक होते हैं लायोफोबिक। फोबिक का मतलब आप समझते हो, सॉल्वेंट हेटिंग। सॉल्वेंट हीटिंग में वीक इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। वीक इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, जिसके एग्जांपल्स कॉमनली जो एग्जांपल्स हैं, जैसे गोल्ड सोल, ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, सल्फर सोल, AS2S3 सोल एक्सेट्रा। तो गाइस दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लायोफोबिक सोल। जनरली ऑर्गेनिक नेचर के जो सोल्स होते हैं, इन जनरल दे आर लायोफिलिक। और जनरली जो इनऑर्गेनिक नेचर के मेटल सोल्स हो गए, हाइड्रोक्साइड सोल्स हो गए, सल्फाइड सोल्स हो गए, दे गो इनटू द कैटेगरी कॉल्ड लायोफोबिक सोल्स। अच्छा, लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स की प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वी शैल सी। पहले पूरी बात नोट करो, पूरी स्क्रीन चाहिए होगी उसके लिए, नोट इट। जैसे लेफ्ट में ले लेते हैं लायोफिलिक सोल, और राइट में लेते हैं लायोफोबिक सोल। पॉइंट वाइज इंटरेक्शंस लिखते चले जाएंगे। प्रिपेयर्ड बाय जस्ट मिक्सिंग, बस मिक्सिंग कर लो आसानी से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भाई डीपी एंड डीएम के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, बस मिलाओ और घोल दो अच्छे से, बन गया सोल। स्पेशल मेथड्स आर नॉट नीडेड। तो प्रिपेयर्ड बाय जस्ट मिक्सिंग एंड शेकिंग, that is easily prepared। अब ये नहीं हो पाएगा, लायोफोबिक सोल के अंदर इंटरेक्शन वीक है, तो स्पेशल मेथड्स मस्ट बी एम्प्लॉयड टू प्रिपेयर द लायोफोबिक सोल। तो स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर लायोफोबिक सोल्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लिखते चले जाएंगे। रिवर्सिबल, इन्हें बोलते हैं इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब यह हुआ कि अगर मान लो दोनों कंपोनेंट्स किसी कारण से अलग हो गए तो आसानी से उनको शेक करके दोबारा से मिला करके लायोफिलिक सोल्स में उनको प्रिपेयर किया जा सकता है। लायोफोबिक सोल में अगर कंपोनेंट अगर सेपरेट आउट हो गए, कोएगुलेशन हो गया, कोएगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन, कि सोल पार्टिकल अलग हो गया, डिस्पर्स्ड फेस डीपी पार्टिकल अलग हो गए और डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल अलग हो गए, तो उनको प्रिपेयर करना फिर दोबारा से आसान काम नहीं होगा। द होल प्रोसीजर शुड बी एम्प्लॉयड अगेन स्पेशल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सोल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इर्रिवर्सिबल। आसानी से प्रिपेयर नहीं होते।
तो स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर लायोफोबिक सोल्स। देन कम्स हाईली स्टेबल। ये तो अनस्टेबल है। In fact, stabilizers are needed to requires stabilizer. स्टेबिलाइजर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इमल्शंस, मिल्क बताया था ना, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, वो लायोफोबिक सोल है। तो मिल्क इज अनस्टेबल, अनस्टेबल है ये। हालांकि सोल में तो नहीं रहेंगे, है इमल्शन ये, बट एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। तो इमल्शन जैसे मिल्क इज अनस्टेबल एंड टू स्टेबलाइज इट क्या कैसीन मिलाते हैं, CASEIN, केसीन इज एडेड। CASIEN होगा शायद, देख लेना स्पेलिंग थोड़ा सा। हाँ, कैसीन एक प्रोटीन होता है, इट इज इंटेंशनली एडेड और इट इज नेचुरल मिल्क में इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, जो कि लिक्विड फैट। मिल्क क्या है, इमल्शन है। लिक्विड फैट इज द डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज द डिस्पर्शन मीडियम। इमल्शन के बारे में बात करेंगे हम, और ये लिक्विड फैट इज डिस्पर्स्ड इनटू द वाटर, बट वाटर के अंदर लिक्विड फैट तो मिक्स नहीं होगा ना, एक ऑर्गेनिक नेचर का है और एक पोलर नेचर का है, तो फिर बीच में कोई कनेक्शन होना चाहिए। कैसीन इज यूज्ड एज ए स्टेबलाइजर। इसके बारे में और बात करेंगे, पहले ये लिखते चले जाएं पॉइंट्स। 4 थ्योरेटिकल है, पॉइंट्स याद करने हैं। सरफेस टेंशन ऑफ सोल लायोफिलिक में इज लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। और यहीं पर एक और पॉइंट आएगा कि विस्कोसिटी ऑफ सोल इज ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। नोट करिए इस बात को। जबकि यहां क्या होगा, 4th पॉइंट, सरफेस टेंशन ऑफ द सोल इज नियरली सेम as that of surface tension of DM। और 5th पॉइंट में विस्कोसिटी इज ऑल्सो नियरली सेम। तो विस्कोसिटी ऑफ सोल, कौन सा सोल, लायोफोबिक सोल, इज नियरली सेम एज विस्कोसिटी ऑफ dispersion medium. So these points are also important, you should remember. 6th, generally electrolyte are not able to cause coagulation. Generally electrolyte are not able to cause coagulation. कोएगुलेशन मतलब सोल के डीपी के पार्टिकल को अलग कर देना और डिस्पर्शन मीडियम अलग कर देना, मतलब कोएगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन और प्रेसिपिटेशन। जबकि ये तो अनस्टेबल ही हैं, इजीली कोएगुलेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट से ये आसानी से कोएगुलेट हो जाते हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट थे, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, यू शुड रिमेंबर। तो दिस इज द सेकंड क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द डीपी एंड डीएम। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द डीपी एंड डीएम। थर्ड क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू राइट ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज ऑन कोलॉइड पार्टिकल्स। पहले ये नोट करो पूरी बात।
नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो ABC लिख रहे थे शायद हम, तो C। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन चार्ज ऑन कॉलॉइड पार्टिकल्स। बेस्ड ऑन चार्ज ऑन कॉलॉइड पार्टिकल्स, तो चार्ज भी दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में जेई में इसका कि सोल पता होना चाहिए कौन पॉजिटिवली चार्ज है कौन नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव सोल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड सोल। जैसे SnO2, TiO2, मान लो Al2O3 एटसेट्रा। और एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्साइड में क्रोमियम हाइड्रोक्साइड सोल भी यूज करो वर्ड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल एटसेट्रा। दीज आर ऑल पॉजिटिवली चार्ज सोल। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करने में। हार्डी-शुल्ज रूल आएगा एक, जिसके ऊपर जेई खासकर क्वेश्चन पूछता है, जेई मेन भी और जेई एडवांस्ड भी। तो वहां पे ये बात पता होनी चाहिए कौन सा सोल पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सा सोल नेगेटिवली चार्ज है। ना पता हुआ तो क्वेश्चन ना होने का आपसे। तो इसलिए ये चैप्टर बार बार पढ़ने का है, याद करने का, और हो जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है ये। देन द बेसिक डाइज, फॉर एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू। मैंने बताया था एग्जाम्पल, मिथाइलिन ब्लू का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें थोड़ा सा एक्टिवेटेड या एनिमल चारकोल मिला दो तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस पर। तो मिथाइलिन ब्लू का जो सोल बनता है दैट इज ऑल्सो द पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सोल्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल पर क्या चार्ज होगा दैट यू शुड रिमेंबर। मेटल सोल्स, ऑल मेटल सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज। जैसे गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, प्लैटिनम सोल। इसके अलावा जैसे मान लो सल्फाइड सोल्स में जैसे CDS सोल, AS2S3 सोल, Sb2S3 सोल एटसेट्रा। ब्लड, क्ले एटसेट्रा, दीज आर ऑल नेगेटिवली चार्ज सोल। अच्छा, ब्लड में NCERT में कई बार ऐसा दिया होता है हीमोग्लोबिन is a positively charged soul. Yes, hemoglobin is one particular component of the blood and that is positively charged, but blood overall is negatively charged soul. याद रखो, hemoglobin present in blood, hemoglobin present in blood is positive soul, but blood overall इज नेगेटिव सोल। ये याद रखें, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। हेमोग्लोबिन इज वन पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ब्लड में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ओवरऑल ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज सोल। यही कारण है कि कई बार कोई चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है, ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन या जो फिटकरी होती है पोटाश एलम, उसका सोल्यूशन यूज करते हो। क्यों? क्योंकि फेरिक क्लोराइड में Fe3+ और पोटाश एलम में एल्यूमिनियम 3+ आर इफेक्टिव इन कोएगुलेटिंग दिस ब्लड, क्लॉटिंग कर देता है ब्लड की। पढ़ोगे कहाँ? हार्डी-शुल्ज रूल। थोड़ा सा इसमें जग के रहें, सोए ना। एनर्जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपकी एनर्जी बनी रहे। याद करना है, समझें भी और याद भी करें। याद तो करना ही पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का यही एकमात्र चैप्टर है जो ऐसी फील देता है जैसे क्वालिटेटिव पढ़ रहा हूँ या ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। बट क्वालिटेटिव ब्लॉक केमिस्ट्री भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे एक बार कर लेते हैं तो सटासट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्जाम में उनसे। इतने कम समय में यही क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। वर्कआउट करने वाले क्वेश्चन में तो टाइम लगता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रांग बना के चलते हैं इन चीज़ों को, याद करने वाली चीज़ों को समझना भी है, याद भी करना है, ताकि नंबर आपके कहीं कटे नहीं। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट डाउन, नोट करें सबको।
चलिए क्लासिफिकेशन में फर्दर आगे बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, फोर्थ क्लासिफिकेशन। पहला कौन सा क्लासिफिकेशन था? बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। थर्ड क्लासिफिकेशन on the basis of the charge on colloidal particles, and the last this classification is also important। इसी में हम बात करेंगे मिसल्स की, जो कि कई बार बच्चे 9th-10th की एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। तो फोर्थ लिखो डी, हम ABCD करके लिख रहे थे, तो लिखो बेस्ड ऑन साइज ऑफ colloid particle और डीपी पार्टिकल, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल, डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो सॉल्यूट जैसा होता है, तो उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं 3 तरह के कॉलॉइड्स यहां पर पढ़ते हैं हम, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कॉलॉइड, मतलब मिसेल्स। चलिए वन बाय वन लेट अस टेक फर्स्ट मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। नाम से मालूम पड़ रहा है मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड मतलब मल्टी मतलब बहुत सारी छोटे छोटे एटम्स आपस में क्लब हों, क्लब करके एक लार्जर ग्लोब्यूल बनाएं, एंड साइज ऑफ द ग्लोब्यूल इज फॉलिंग इनटू द साइज रेंज ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स। व्हाट इज द साइज रेंज ऑफ द कॉलॉइडल पार्टिकल्स? 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10,000 एंगस्ट्रॉम, या 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक। तो लिखो स्मॉल एटम्स, मॉलिक्यूल्स associate to form particles of colloidal size। colloidal size तो याद है ना, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर, जिसे हम कई बार 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम साइज रेंज भी याद रखना। तो स्मॉल एटम्स मॉलिक्यूल एसोसिएट टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ द कॉलॉइडल साइज थ्रू वॉन डर वाल्स फोर्सेस। पार्टिकल्स मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स एसोसिएट थ्रू वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू छोटे छोटे एटम आपस में क्लब कर जाते हैं, एंड दे बिकम लार्जर इन साइज फॉलिंग इनटू द साइज रेंज ऑफ द कॉलॉइडल रेंज। तो कहलाते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। जैसे एग्जांपल्स कौन? जैसे सल्फर सोल, गोल्ड सोल, प्लेटिनम सोल, सिल्वर सोल, etc. So these kind of examples are multimolecular colloids। ऐसी एक और होता है मैक्रोमॉलिक्यूलर, अच्छा मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉलॉइड देखना। मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉलॉइड नाम से मालूम पड़ रहा है कि एक ही पार्टिकल इतना बड़ा है विच इज फॉलिंग इनटू द साइज रेंज ऑफ द कॉलॉइडल साइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिंगल पार्टिकल इटसेल्फ कैन एक्ट एज कॉलॉइड। सिंगल पार्टिकल molecule is large enough in size to be in colloidal size range। जैसे एग्जाम्पल प्रोटीन, ये लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेलुलोज। और एग्जाम्पल्स देखें, स्टार्च, हेमोग्लोबिन,
तो these are the examples. एक ही molecule इतना large है which is having the size in the range of 1 nanometer to 10,000 nanometer, and that's why we call it as a macromolecular colloid. And the most important out of them is what? Associated colloid, जिसमें मिसल्स बोलते हैं इनको. कैसे बनते हैं मिसल्स? We shall talk. पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन. थर्ड, एसोसिएटेड कॉलॉइड, जिसे हम मिसेल्स भी बोलते हैं. एक्चुअली ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं. दीज आर द जनरली सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स which at lower concentration behave as a strong electrolyte true solution, but start association when the concentration goes beyond a certain value. कैसे जरा लिखो? These are usually the solution of sodium or potassium salt, potassium salt of fatty acid, large fatty acids which act as strong electrolyte, true solution at low concentration, but act as colloid when concentration is high. देखो थोड़ा डेफिनेशन अलग टाइप की है. ये ट्रू सॉल्यूशन ही है, लो कंसंट्रेशन है. तो साबुन होते हैं मेनली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, जैसे सोडियम पाल्मिटेट, C15H फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. तो 15 दूनी 30 और 31 COONA. जैसे सोडियम स्टीयरेट, ये याद भी रखने हैं फॉर्मूले. C17H 17 दूनी 34 35 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, तो फॉर्मूला याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती. ये सोप्स हैं. और एग्जाम्पल जैसे सोडियम लॉरल सल्फेट, जिसका फॉर्मूला भी याद रखना है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है फॉर्मूला. CH3CH211SO4Na. ये डिटर्जेंट के रूप में वर्क करता है. दिस इज डिटर्जेंट. तो ये सब हैं क्या? ये फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉल्ट्स. तो सॉल्ट्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, सोप की तरह बिहेव करते हैं. दोनों के फॉर्मूले याद रखना, और सोडियम लॉरल सल्फेट ये याद रखना. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. साबुन जिससे हम नहाते हैं, मुंह धोते हैं. डिटर्जेंट कपड़े धोने के काम में आता है. सो गाइज दीज आर द एग्जाम्पल्स. तो फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन जब एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर जाती है तो ये एसोसिएशन शो करते हैं, एंड दे शो colloid action, and that is why they are very good in their cleansing action. Cleansing action या cleansing action कैसे होता है, that also we will talk. पहले ये वाली बात नोट करो जरा यहाँ पर, और यहीं पे एक टर्म यूज करेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर. TK एनसीईआरटी में वेल डिफाइंड टर्म्स हैं. जब हम कपड़े धोते हैं या मुंह धोते हैं तो मिसेल्स बन के ही ग्रीसी मटेरियल वो सब रिमूव होता है. मैकेनिज्म पे अभी आएंगे.
तो मगर ये जो क्लींजिंग एक्शन है सोप का या एसोसिएटेड कॉलॉइड्स जो बनते हैं या मिसेल्स बनते हैं, ये ऐसा नहीं किसी भी लोअर टेम्परेचर बन जाएं। टेम्परेचर शुड बी अ सर्टेन वैल्यू और हायर, मतलब एक मिनिमम वैल्यू के ऊपर टेम्परेचर होगा, देन ओनली द मिसेल फॉर्मेशन विल अकर। सो व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर? द मिनिमम टेम्परेचर below which micelle formation does not occur। ये वो टेम्परेचर है जिसके नीचे कोई मिसेल्स नहीं बनेंगे, कोई मुंह नहीं धो पाओगे, कपड़े नहीं धो पाओगे, ये डिटर्जेंट सोप एक्शन एक्ट नहीं करेगा। तो टेम्परेचर शुड बी अ सर्टेन वैल्यू और हायर फॉर मिसेल फॉर्मेशन। यहीं पे एक टर्म आता है क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन CMC और क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन। मैंने कहा ना ये जो एसोसिएटेड कॉलॉइड्स हैं या मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है, मिसेल फॉर्मेशन आएंगे उस पर। मिसेल फॉर्मेशन जब भी हो पाता है व्हेन देयर इज अ मिनिमम कंसंट्रेशन, सर्टेन मिनिमम कंसंट्रेशन और हायर देन दैट, देन ओनली द मिसेल फॉर्मेशन विल अकर। तो लिखेंगे मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन अबव विच मिसेल फॉर्मेशन occurs, can occur, that is called critical micelle concentration। ये ऊपर की बात नोट करो जरा, और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, नोट इट डाउन, नोट करो इस सबको। यहीं पे एक पॉइंट लिखेंगे, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट? जो सोडियम्स और पोटेशियम सॉल्ट्स हैं फैटी एसिड्स के, उनमें जो अल्काइल वाला पार्ट है जितना लॉन्ग होगा, अल्काइल चेन जितनी लॉन्ग होगी, CMC उतना ही कम होगा। तो लॉन्गर इज द हाइड्रोफोबिक चेन, alkyl part, so longer is the hydrophobic chain, smaller will be CMC value, CMC वैल्यू उतनी ही कम होगी। जैसे मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। देखो मिसेल फॉर्मेशन जैसे ये है C17H35COONE, ये सोप है। मिसेल्स कैसे बनाता है? ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड, और ये जो पोर्शन है दिस इज हाइड्रोफिलिक। ये आसानी से वाटर से कनेक्ट हो जाता है एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, दिस इज कॉल्ड टेल, दिस इज हेड। अब जरा एक बार लिखना बंद करो, ये मैं ये नीचे हटा देता हूं ताकि बात हम कह सके। देखो जैसे हम कह रहे हैं कि साबुन कैसे काम करता है। अब आप जानते हो, आप नहा रहे हो, मुंह धो रहे हो, कई बार पसीना आता है या धूल या कुछ कपड़ों पे, कुछ मान लो कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े पे कुछ खाना गिर गया या पसीने की वजह से कुछ ग्रीसी डर्ट, ग्रीसी मटेरियल आ जाता है, मुंह के ऊपर ऑयली हो जाता है। कहते हैं ना मुंह ऑयली हो गया, मुंह से वॉश कर लो साबुन से धो लो। तो वो क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है, ग्रीसी मटेरियल है, और ग्रीसी मटेरियल इज ऑर्गेनिक इन नेचर। तो इसका मतलब जो मुंह पे, चेहरे पे जो मुंह धो रहे हैं साबुन से, पानी लिया, साबुन लिया, मुंह धोया, तो साबुन कर क्या रहा है? मिसेल्स बना रहा है। किसे रिमूव कर रहा है? जो ऑर्गेनिक ग्रीसी मटेरियल है ऑन द सरफेस ऑफ द फेस,
मतलब चेहरे पर जो पसीने की वजह से जो ग्रीसी मटेरियल आ गया है वो ऑर्गेनिक नेचर का है, वो केवल पानी से धो, पानी से वॉश नहीं होगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पसीने की वजह से जो चेहरे पे गंदगी आ गई है वो ऑर्गेनिक नेचर की है, वो ग्रीसी मटेरियल है, वो वाटर के साथ कनेक्ट नहीं होता। वाटर इज हाईली पोलर, जबकि वो ग्रीसी मटेरियल जो चेहरे पर आ गया है पसीने की वजह से वो ऑर्गेनिक नेचर का है, तो दोनों मिक्स नहीं होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो फिर क्या है, बीच में एक सरफेक्टेंट आ जाएगा। सरफेक्टेंट मतलब विच विल डिक्रीज द सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू डिफरेंट लेयर्स। पानी एक कंपोनेंट, एक एजेंसी पानी जिससे मुंह धोना चाह रहे हो, दूसरा मुंह पे लगी हुई गंदगी पसीने की वजह से ऑर्गेनिक नेचर की ग्रीसी मटेरियल विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो फिर ये बढ़िया काम करते हैं, मिसेल फॉर्मेशन करते हैं। कौन? जिसमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स में जो CO- वाला पार्ट है, हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक है, ये तो पानी से बढ़िया कनेक्ट कर लेता है। और ये जो एल्काइल पार्ट है, जो चेन है, ऑर्गेनिक एल्काइल ग्रुप की चेन है, तो ये चेन हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर से इंटरेक्ट नहीं करती, बट दिस कैन इंटरेक्ट विद द ग्रीस। सो दिस इंटरेक्ट्स विद ग्रीस, इंटरेक्ट्स विद ग्रीसी इंप्योरिटीज, चेहरे पर जो लगी हुई गंदगी है, एंड दिस इंटरेक्ट्स विद वाटर। तो जब साबुन लेते हैं अच्छी खासी मात्रा में ताकि CMC तो बने, कम से कम क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन तो पार हो, तो फिर क्या होता है, ये मॉलिक्यूल को हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं लाइक दिस। ये मिथाइल ग्रुप है, CH3 CH2 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 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो इस तरह का ग्रुप होता है। तो ये मान लो ये कोई ग्रीसी मटेरियल है, ये ग्रीस है, ग्रीस का मॉलिक्यूल है, ये चेहरे पर चिपका हुआ। साबुन कैसे धोएगा, साबुन लिया, हाथों पर रगड़ा और मुंह पर रगड़ के अच्छे से रगड़ करके और फिर पानी से धो रहे हैं। तो पानी से धो रहे हैं तो हो क्या रहा है, वो जो साबुन था उसने मिसेल्स बना लिए, और मिसेल्स बनाने के कारण जो ऑर्गेनिक मटेरियल था विच इज कनेक्टेड विद द हाइड्रोफोबिक चेन लाइक दिस। ये बन गया एक तरीके से, ये ग्लोब्यूल बन गया एंड दिस इज कनेक्टेड विद वाटर। समझ में आ रही है बात? सो लाइक दैट। तो पानी के साथ ये ऑर्गेनिक इंप्योरिटी थी, और ऑर्गेनिक ग्रीसी इंप्योरिटी। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो टेल पार्ट है, जो अल्काइल पार्ट है, इट इंटरेक्ट्स बेटर विद द ऑर्गेनिक इंप्योरिटी और उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो ये एक बहुत लार्ज ग्लोब्यूल बन जाता है। और जब हमने क्या किया, मुंह पे गंदगी लगी हुई है ग्रीस की, थोड़ा सा टैप पे पानी लिया, साबुन लिया, रगड़ा और मुंह से धो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जब आप रगड़ रहे हो मुंह को तो ये मिसेल फॉर्मेशन हो रहा है। और मिसेल्स होने से जो ग्रीसी मटेरियल है, जो पानी से साफ नहीं हो रहा था, वो इंटरेक्ट कर रहा है अल्काइल पार्ट से, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अल्काइल पार्ट इंटरेक्ट्स बेटर विद द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक बहुत लार्ज ग्लोब्यूल बन जाता है। उसके बाद रगड़ लिया, उसके बाद टैप चलाते हो, फिर पानी से धोते हो तो पानी के फ्लो में, वाटर में, दिस गेट्स वॉश्ड अवे। एंटायर ग्लोब्यूल which consist of the associated colloid, ये एसोसिएशन हो गया, associated colloids and water, this is washed out, आपका चेहरा क्लीन हो जाता है। तो गाइज ये था इंपॉर्टेंट। तो एक तरीके से ये सर्फेक्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। सो दिस सोप एक्ट्स एज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का मतलब दैट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन बिटवीन द टू डिफरेंट लेयर्स। यूं समझ लो, ये रहा ऑर्गेनिक मटेरियल चेहरे पर चिपका हुआ, ये रहा पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल रिपेल मार रहे हैं, चाह नहीं रहे एक दूसरे के पास आना। तो बीच में मैं कौन हूं, मिसेल।
मेरा एक पार्ट पोलर पार्ट, उनने वाटर को कनेक्ट कर लिया, दूसरा पार्ट कौन सा, ऑर्गेनिक अल्काइल चेन, उसने ऑर्गेनिक इंप्योरिटी को पकड़ लिया, यहाँ वाटर के साथ इंटरेक्ट कर लिया इसने, और पकड़ करके पूरा का पूरा इंप्योरिटीज को पानी के साथ कनेक्ट कर लिया, वाटर से वॉश आउट होकर के पूरा का पूरा ग्लोब्यूल साफ हो जाता है, चेहरा क्लीन हो गया। दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप when we take bath or we wash our mouth or human organ। तो like that you define, तो ये था mechanism, ये था मिसेल फॉर्मेशन। ये था मिसेल फॉर्मेशन। ड्रॉ करो अच्छे से, नोट इट डाउन। नोटेड। अब वो वाला पॉइंट भी लिख लो कि क्लेंजिंग एक्शन क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लेंजिंग एक्शन एक्शन ऑफ सोप, जो क्लीनिंग करते हैं चेहरे की, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू मिसेल फॉर्मेशन, is due to micelle formation। In fact, soap or detergent are called surfactants, which reduce interfacial tension between DP मतलब ऑर्गेनिक ग्रीसी impurity एंड DM मतलब वाटर। तो वाटर और ऑर्गेनिक ग्रीसी इंप्योरिटी जिसे डीपी बोल रहे हैं हम, उनके बीच के इंटरफेशियल टेंशन को रिमूव करता है और ग्लोब्यूल्स बना करके रिमूव कर देता है। 10 वेरी इंपॉर्टेंट, 10 सोप डिटर्जेंट हेल्प इन emulsification and helps in emulsification and washing away of oil and fats। very important statement। in fact this statement is also important। फिर सुन लो एक बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ द सोप, साबुन से या डिटर्जेंट का जो क्लेंजिंग एक्शन है वो मिसेल फॉर्मेशन की वजह से है। मिसेल फॉर्मेशन के चलते वो जो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं, ग्रीसी इंप्योरिटीज हैं, फैट है, वो सारा का सारा ग्लोब्यूल बना करके वाटर के साथ वॉश आउट हो जाता है। अल्टीमेटली जो सोप और डिटर्जेंट हैं ये इमल्सिफायर कहलाते हैं और ये सर्फेक्टेंट के रूप में वर्क करते हैं। सर्फेक्टेंट्स आर इमल्सिफायर्स का मतलब बताएंगे अभी क्या है। और ये इंटरफेशियल टेंशन रिमूव करते हैं बिटवीन ऑर्गेनिक ग्रीसी इंप्योरिटीज जो कि डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं और वाटर के बीच में। द सोप डिटर्जेंट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन एंड वॉशिंग अवे द ऑयल्स एंड फैट्स। सोप डिटर्जेंट आर ऑल्सो कॉल्ड emulsifiers। अदर इमल्सिफायर्स समझना। इमल्शंस तो आपने वो पढ़ा था ना टेबल में। इट इज वन टाइप ऑफ कॉलॉयड वेयर डीपी इज ऑल्सो लिक्विड एंड डीएम इज ऑल्सो लिक्विड, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मिल्क। दूध तो सब जानते हैं, दूध हम पीते हैं, हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। बट दूध है क्या?
उसमें डीपी क्या है? मिल्क के अंदर डीपी इज लिक्विड फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो वाटर जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है और लिक्विड फैट, बट लिक्विड फैट तो ऑर्गेनिक नेचर का है, लिक्विड फैट पानी में तो घुलेगा नहीं, तो इसका मतलब इमल्शंस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। कैसे भी करके आपने मतलब लिक्विड फैट को पानी में डिस्पर्स किया हुआ है, अदरवाइज दिस इज अनस्टेबल। और वो डिस्पर्स कैसे हुआ है, स्टेबलाइज कैसे है? विद द हेल्प ऑफ स्टेबलाइजर और विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफायर। हु इज द इमल्सिफायर? कैसीन। कैसीन इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल। कैसीन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है विच बाइंड्स लिक्विड फैट एंड वाटर इन मिल्क, अदरवाइज मिल्क विल नॉट बी स्टेबल। तो इस बात को लिखेंगे, कैसीन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज इमल्सिफायर in milk which binds both liquid fat जो कि DP है एंड वाटर जो कि DM है इन मिल्क। मैंने कहा भी था इमल्शंस आर यूजुअली अनस्टेबल। इमल्शंस are unstable colloid and need a stabilizer like casein for milk। तो कैसीन एक काइंड ऑफ स्टेबलाइजर है जिसे हम इमल्सिफायर भी बोलते हैं। तो इमल्शंस अनस्टेबल होते हैं, जैसे मिल्क का एग्जांपल दिया। मिल्क क्या है? लिक्विड फैट। आप मिल्क को अच्छे से व्हिर्लिंग मोशन दे दो तो लिक्विड फैट अलग हो जाता है, बटर मिल्क अलग हो जाता है। बटर मिल्क भी पीते हैं, बहुत फायदा करता है, और लिक्विड फैट अलग हो गया। बाद में सोचो कि लिक्विड फैट अलग से ले लो और पानी मिला लो और घोल के दूध बना लोगे, क्या नहीं बनेगा? तो दूध बनाने के लिए अगेन यू नीड कैसीन। तो कैसीन इज ए काइंड ऑफ इमल्सिफायर। तो व्हाट इज कैसीन? कैसीन इज इमल्सिफायर। साबुन और डिटर्जेंट भी क्या है? इमल्सिफायर हैं, विच इज कनेक्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज वेल एज पोलर मटेरियल वाटर। गाइज दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगेन दिस वाज इंपॉर्टेंट, नोट करिए। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉलॉइड्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो याद रखेंगे, ये एग्जाम्पल भी याद रखेंगे कैसीन का। तो कैसीन इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल विच बाइंड्स liquid fat and water in milk and that's why the milk is stable, otherwise milk is not a stable colloid। मिल्क को बहुत ज़्यादा समय तक रख भी नहीं सकते। आपने भैंस का, गाय का दूध लिया, ताज़ा दूध था, उसको 1-2 दिन के लिए रखा, छोड़ दिया, दूध फट जाता है। क्यों फट गया? इसलिए फट गया बिकॉज दिस इज नॉट स्टेबल। तो याद रखें गाइज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पूरी स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। चलिए अब बात करेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉलॉइड हो गया, प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स वो आसान है। Let us take now the preparation of colloids। लिखो preparation of colloids। colloids की प्रिपरेशन के 2 मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ colloids में ऑफ कोर्स लायोफिलिक सोल्स तो ऐसे ही प्रिपेयर हो जाते हैं, जस्ट मिक्स एंड शेक। प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं हमें फॉर लायोफोबिक सोल्स। तो ऑफ कोर्स फॉर लायोफोबिक सोल्स लायोफिलिक सोल्स के लिए कोई स्पेशल तरीके की आवश्यकता नहीं होती, जस्ट मिक्स एंड शेक यू गेट द लायोफिलिक सोल्स। तो 2 मेथड्स होते हैं, कंडेंसेशन मेथड, तो ए कंडेंसेशन मेथड, और दूसरा होता है डिस्पर्शन मेथड। पहले समझ लो व्हाट इज कंडेंसेशन मेथड। भाई हमें कोलॉइडल सोल बनाना है, कोलॉइडल पार्टिकल का एक सर्टेन फिक्स्ड साइज रेंज है, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10,000 एंगस्ट्रॉम तक। या तो कंडेंस कर लो,
छोटे छोटे पार्टिकल्स को चिपका लो, जोड़ लो, इतना बड़ा कर दो सो दैट इट बिकम्स इनटू द साइज रेंज ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स, या फिर बहुत बड़े पार्टिकल्स को तोड़ लो छोटे छोटे पार्टिकल्स में सो दैट वो साइज घटने के बाद दे अगेन कम बैक इनटू द साइज ऑफ द कॉलॉइडल रेंज। तो ये कहलाएगा कंडेंसेशन, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल को चिपका करके बड़ा पार्टिकल बनाया कॉलॉइडल साइज का। और डिस्पर्शन में नाम से मालूम पड़ रहा है इसका उल्टा, बहुत बड़े पार्टिकल्स को तोड़ करके छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया, कितना छोटा, इनटू द साइज रेंज ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स। अभी पढ़ेंगे पहले कंडेंसेशन मेथड। अगेन दैट डिपेंड्स केमिकल मेथड। केमिकल मेथड इन्वॉल्व्स डबल डिकम्पोजिशन, और रिडक्शन, रॉक्स, इस तरह के मेथड्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन एटसेट्रा। सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ केमिकली, जिसमें केमिकल रिएक्शंस द्वारा वी कैन प्रिपेयर सोल। जैसे AS2O3, H2S लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, रिएक्शन कराते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की in water. Of course this is in hot water. तो arsenious sulfide sol AS2S3 sol is prepared plus H2O. So this is one method. This is double decomposition reaction. Ion exchange हो गए, double decomposition reaction. So this is double decomposition reaction. और एग्जाम्पल्स लो, जैसे सल्फर सोल बनाते हैं तो SO2 को H2S से रिएक्शन कराते हैं, एंड अगेन दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी को याद है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द H2S सैचुरेटेड सॉल्यूशन? यूजुअली द कंसंट्रेशन ऑफ H2S सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज 0.1 m, 0.1 m। कभी कभी क्वेश्चन में अगर ना मेंशन हो तो H2S की सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नियरली 0.1 m होती है। तो यहां से सल्फर सोल इज प्रिपेयर्ड प्लस H2O, रेडॉक्स रिएक्शन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अनदर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑरिक क्लोराइड लेते हैं गोल्ड का सोल बनाने के लिए, 3HCHO प्लस H2O, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, और गोल्ड आयन तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गोल्ड सोल इज फॉर्म्ड, प्लस यू गेट फॉर्मिक एसिड प्लस HCl। तो यहाँ 3, यहाँ भी 3 ले लो, बैलेंसिंग कर ले तो यहाँ 2 एंड दिस HCl इज 6। सो दिस इज गोल्ड सोल और पर्पल ऑफ कैसियस। पर्पल ऑफ कैसियस पर्पल कलर का होता है, ये गोल्ड सोल, तो पर्पल ऑफ कैसियस भी बोलते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स, अनदर एग्जाम्पल लाइक सिल्वर नाइट्रेट को टैनिक एसिड से ट्रीट करवा दो या हाइड्रोजीन से NH2 देन यू गेट सिल्वर सोल। FeCl3 का हाइड्रोलिसिस करा दो, बड़ी आसानी से हाइड्रोलिसिस होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल इज फॉर्म्ड, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल इज फॉर्म्ड प्लस HCl। सो गाइस दीज आर द केमिकल मेथड्स, थ्रू सम केमिकल रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर द डिजायर्ड सोल। नोट करें, इन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल मेथड के बाद एक और मेथड यूज करेंगे, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। नोटेड? लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसमें चीजें उतनी ज्यादा नहीं हैं, बट पूरी बात हमें लिखनी पड़ती है। और जब हम आलस नहीं कर रहे तो आप आलस क्यों करते हो? आप भी पूरी बात लिखो। लिख के जब समझते हो तो लिखते लिखते ही आपको काफी कुछ तो याद हो ही जाता है। नाउ एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। Exchange of solvent, when a true solution is mixed, with a solvent in which
in which solute of the true solution is insoluble, but both the solvents are miscible. Both the solvents are miscible. Then colloid is formed. बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है? एग्जाम्पल से समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल सल्फर इन अल्कोहल, ये एक ट्रू सॉल्यूशन है. ध्यान दो, सल्फर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट सल्फर इज सॉल्युबल इन अल्कोहल. अल्कोहल में एक ट्रू सॉल्यूशन है. इसे वाटर के अंदर जो कि डिस्पर्शन मीडियम है एक्सेस में ले लो, सल्फर सोल इज फॉर्म्ड. सल्फर सोल इज फॉर्म्ड. ये सल्फर सोल है. हुआ क्या जरा समझना. सल्फर इन अल्कोहल ट्रू सॉल्यूशन है, उसमें पानी मिलाया लार्ज अमाउंट में. अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर बट सल्फर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. अल्कोहल ने सल्फर का साथ छोड़ दिया. सल्फर का साथ छोड़ के ये अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स हो गया थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वाटर में और अल्कोहल में तो अच्छी हाइड्रोजनिक बॉन्डिंग होती है. तो अल्कोहल ने पानी पकड़ लिया और सल्फर का हाथ छोड़ दिया. सल्फर थोड़ा सा वीरान हो गया बेचारा, अकेला मैं क्या करूं. तो वो सल्फर के जो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में चिपकने शुरू हो गए थ्रू द वॉन डर वाल्स फोर्सेस, और उन्होंने सल्फर का सोल बना लिया. सिंस वाटर इज इन लार्ज अमाउंट सो इट इज सल्फर सोल इन वाटर, इट विल बी कॉल्ड. समझ में आ गई बात. तो सल्फर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट अल्कोहल इज मिससिबल इन वाटर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अल्कोहल ने सल्फर का साथ छोड़ा, सल्फर आपस में कनेक्ट होने शुरू हो गए एंड अ लार्जर ग्लोब्यूल ऑफ द सल्फर आर स्टार्टेड फॉर्मिंग एंड दैट फॉर्म्स द सल्फर सोल. सो दिस इज द मेथड. नोट करते जाएंगे. देन कम्स एक्सेसिव कूलिंग. देखो बच्चों, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है. मैंने भी एनसीईआरटी से ही ये नोट्स बना करके अच्छे से आपको दिया है. हालांकि इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें भी हैं, जैसे मिसेल फॉर्मेशन मैंने डिटेल में बताया. एनसीईआरटी उतना नहीं लिखता है, तो इसलिए नोट्स, इसलिए हमारी ज़रूरत तो जब भी पड़ती है ना भाई. हमारी ज़रूरत क्यों है? अगर किताब से पढ़ लेते तो फिर हमारी ज़रूरत क्यों पड़ती? क्योंकि किताब में सब कुछ तो नहीं लिखा हुआ होता और सब कुछ इंटरप्रेटेड नहीं होता. वी टीचर्स प्रोवाइड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज डिफिकल्ट थिंग्स विच स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्ट इन द बुक. यही तो पर्पस है हमारा. एट योर सर्विस. एक्सेसिव कूलिंग, बहुत ज्यादा कूलिंग करते हैं. जैसे इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कॉलॉइडल सोल. कॉलॉइडल सोल ऑफ आइस. अच्छा, सोल बोल रहे हैं, सोल का मतलब सॉल्यूशन नहीं होता. सोल इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर कॉलॉइड्स. सॉल्यूशन तो ट्रू सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं वर्ड. The colloidal soul of ice can be prepared by cooling a mixture of water and chloroform. तो पानी और क्लोरोफॉर्म को एक्सेसिवली कूल करोगे तो क्लोरोफॉर्म तो लिक्विड में रह जाएगा, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी अटेन हो जाएगा और वो आइस के क्रिस्टल्स बन जाएंगे एंड यू हैव द कॉलॉइडल सोल ऑफ आइस विल बी प्रिपेयर्ड. तो दिस इज द मेथड कॉल्ड एक्सेसिव कूलिंग. नाउ कम्स टू द डिस्पर्शन मेथड. पूरी बात नोट करें. डिस्पर्शन मेथड, और नाम से मालूम पड़ रहा है कंडेंसेशन का बिल्कुल उल्टा. कंडेंसेशन में क्या किया? छोटे छोटे पार्टिकल को चिपकाया और लार्जर बनाया. कितना लार्ज?
कोलॉइडल साइज में लाई करे, रेंज में लाई करे, उतना लार्ज। डिस्पर्शन, तोड़ना, बड़े बड़े पार्टिकल को, पत्थरों को तोड़ करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। कितने छोटे? फॉलिंग इनटू द साइज रेंज ऑफ कोलॉइडल रेंज। तो ये बिल्कुल उल्टा है डिस्पर्शन। किसका उल्टा है? कंडेंसेशन मेथड का। तो इसमें पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड मतलब जो चक्कियां होती हैं, मिल्स होती हैं, तो बॉल मिल्स या कई तरह की मिल्स होती हैं, उसमें बड़े पत्थरों को बारीक पीस करके पाउडर में कन्वर्ट कर, गेहूं पीसते हैं ना, आटा बनाते हैं ना, व्हीट फ्लोर, तो व्हीट को, गेहूं को पीसते हैं, बारीक पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो यही पर्पस है यहां पर। तो बॉल मिल्स आर यूज्ड, तो लिखो बॉल मिल इज यूज्ड। A ball mill is used, it is used to prepare printing ink. Printing ink is also a colloidal सोल। ध्यान दो, मैंने कहा भी था, शायद प्रीवियस लेक्चर में बोला है, कब बोला है? Everything you deal with is almost soul or colloidal solution। ट्रू सॉल्यूशंस तो बड़े गिने चुने से हैं। हर चीज जो हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कॉलॉयड। तो कॉलॉयड इज एक्चुअली एवरीथिंग अराउंड अस, सो प्रिवेलेंट, बट हमें केवल डेफिनेशंस पढ़नी है, इससे ऊपर हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्रिडिक इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। क्या है ब्रिडिक इलेक्ट्रिक आर्क मेथड? पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन द गोल्ड सोल, प्लेटिनम सोल, कॉपर सोल, लेस एक्टिव मेटल्स के सोल बनाने में काम आता है। मैं डायग्राम बना रहा हूं, उससे ये बात बढ़िया एक्सप्लेन हो जाएगी। ये आइस है, आइस भरी हुई है, टेम्परेचर कम रखते हैं, और यहां दो रॉड डिप कर दी। मान लो गोल्ड सोल बना रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड सोल। तो अगर गोल्ड सोल बना रहे हैं तो यहां एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ऑफ नियरली 2000 वोल्ट, और एक रॉड को प्लस कर दिया, दूसरे को माइनस कर दिया, और ये गोल्ड की रॉड्स ले ली, गोल्ड रॉड्स। एंड मान लो वाटर में सोल बनाना है, डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो वाटर भर देंगे। मान लो यहां पर ले लिया डिस्पर्शन मीडियम, हुआ क्या? ये कोल्ड, ठंडा है, ये ठंडा क्यों? बिकॉज ऑफ आइस, आइस भरी हुई है। हो क्या रहा है? ब्रिडिक आर्क इलेक्ट्रिक आर्क मेथड में करते क्या है, आपको मान लो गोल्ड का सोल बनाना है तो गोल्ड की दो रॉड या प्लेट लो और डिस्पर्शन मीडियम में डिप कर दो। मान लो डिस्पर्शन मीडियम वाटर है, डिप कर दो और उसके चारों तरफ आइस भर दो, और एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2000 वोल्ट और इवन हायर। इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करोगे तो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगा, और ये जो गोल्ड की रॉड्स हैं ये वेपराइज हो जाएंगी। वेपराइज, लिक्विड नहीं, वेपराइज, सच हाई टेम्परेचर विल बी जनरेटेड। और जब ये वेपराइज होंगी तो गोल्ड के जो एटम्स क्रिस्टल्स में थे वो गोल्ड के एटम्स छितर फितर हो जाएंगे, एकदम अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होकर के पानी में जाएंगे ना। बट गोल्ड तो पानी में घुलता नहीं, तो वो तो मारा मारा फिर रहा, गोल्ड का एटम मारा मारा फिर रहा है। अरे कोई मुझसे दोस्ती कर लो, कोई मेरे साथ बॉन्ड बना लो, कोई फिजिकली इंटरेक्ट हो जाओ। फिजिकल इंटरेक्शन मतलब वैसा नहीं पागल, मतलब फिजिकल इंटरेक्शन मतलब वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस बना ले, तो वो गोल्ड के एटम्स एक दूसरे से ही आपस में फिर कनेक्ट हो जाते हैं कि भाई पानी तो हमें भाव नहीं दे रहा, बिकॉज वाटर इज डिफरेंट, और हम तो मेटल एटम्स हैं तो हम तो घुलते नहीं पानी में, तो चलो आपस में ही थ्रू वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस गोल्ड के एटम जुड़ना शुरू हो जाते हैं। 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 गोल्ड के एटम्स क्लब करते हैं एंड दे फॉर्म द लार्जर ग्लोब्यूल दैट फॉर्म द गोल्ड सोल। सो इट इज व्हाट? डिस्पर्शन। बट साथ ही साथ कंडेंसेशन भी हुआ।
डिस्पर्शन कैसे हुआ? गोल्ड की रॉड को छोटे छोटे एटम्स में तोड़ दिया आपने, तोड़ दिया, एटम्स मारे मारे घूमते फिर रहे थे, फिर एटम्स को करा हमें तो और कोई भाव दे नहीं रहा, पानी तो हमें कोई पूछ नहीं रहा है, पानी में तो हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो गोल्ड के एटम्स ही 1000, 2000, 5000 गोल्ड के एटम्स आपस में कंबाइन हो गए हैं। तो कॉम्बिनेशन इज व्हाट? कंडेंसेशन। तो फर्स्ट डिस्पर्शन एंड देन कंडेंसेशन अकर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड सोल इज प्रिपेयर्ड। सो दिस इज हाउ दिस मेथड इज। मैंने समझा दिया आपको, अच्छे से समझ गए। तो किसके लिए यूज करते हैं पर्टिकुलरली? फॉर द लेस एक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर। क्या इन्वॉल्व होता है? हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ द हीट इज जनरेटेड सो दैट द गोल्ड रॉड और प्लेट्स गेट इवेपोरेटेड and converts into the atom form, but in the cold dispersion medium they club together to form the gold soul. लिख लें, लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम कोई चीज समझाते हैं और हम जब बहुत हाईली एनर्जेटिक हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, समझ जाओ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ब्रेडिक आर्क मेथड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखेंगे, समझ भी लिया आपने, तो लिखेंगे इन्वॉल्व्स बोथ dispersion and condensation. Involves both dispersion and condensation. Soul of less active metals like gold, platinum, copper, silver, etc. are prepared by this method. इस मेथड से प्रिपेयर करते हैं। और इंटेंस हीट इज जनरेटेड बाय हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस विच वेपोराइज द मेटल। Metal atoms in cold DM club to form metal soul. ये था पूरा का पूरा प्रोसेस, ये था पूरा का पूरा प्रोसेस फॉर द ब्रेडिक आर्क मेथड, एंड दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करो पूरी बात, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कहां यूज करते हैं, नोट इट डाउन। देन कम्स द लास्ट मेथड, और वो भी डिस्पर्शन का, पेप्टाइजेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्टाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइजेशन शब्द लिया गया है पेप्सिन से। पेप्सी नहीं, अरे कोका कोला पेप्सी नहीं भैया, पेप्सिन एक मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, जो कि एक मॉलिक्यूल होता है, एंजाइम होता है, जो कि तोड़ देता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। भोजन खाते हैं तो प्रोटीन खाते हैं ना, प्रोटीन को तोड़ना है तो कौन तोड़ेगा? पेप्सिन तोड़ेगा। पेप्सिन से ही शब्द लिया गया है पेप्टाइजेशन। तो पहले पूरी बात लिख लो। थर्ड, पेप्टाइजेशन। जैसे पेप्सिन होता है एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन पेप्सिन, एन एंजाइम विच ब्रेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ फूड and helps in digestion of food। तो खाने का जो डाइजेशन है वो इसमें हेल्प करता है पेप्सिन। तो पेप्सिन का मतलब होता है तोड़ना। तो ये पेप्टाइजेशन वर्ड वहीं से लिया गया है, तोड़ने से। क्या है? व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंपाउंड, प्रेसिपिटेटेड भी सकते हो, प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड
ये अलग चीज थी, वो अलग है। कंपाउंड इज मिक्स्ड विद सॉल्वेंट, is mixed with solvent and a small amount of electrolyte solution is added, and a small amount of electrolyte solution is added in it. A colloidal solution is formed. Then a colloidal solution is formed. Electrolyte is called peptizing agent. जैसे क्या एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप बना रहे हो प्रिपरेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। कैसे? फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी लो, सॉलिड, फ्रेश पीपीटी, प्रेसिपिटेट, इसमें फेरिक क्लोराइड मिलाओ, एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज पेप्टाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रोलाइट, पेप्टाइजिंग एजेंट। ये पेप्टाइजिंग एजेंट जब जाएगा तो सोल बना लेगा FeOH थ्राइस Fe3+, पॉजिटिव सोल बन जाता है, पॉजिटिव फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। कैसे बनता है, मैकेनिज्म क्या है मैं बताऊंगा, कैसे मॉलिक्यूल को तोड़ता है ये। तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, ये पेप्टाइजिंग एजेंट है, ये दिस इज पेप्टाइजिंग एजेंट। जैसे वो था ना पेप्सिन, पेप्टाइजिंग एजेंट, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ता है भोजन के और डाइजेशन करता है, एनर्जी रिवॉल्व होती है, ऐसे यहीं पर ये पेप्टाइजेशन हो रहा है। एक बार पूरी बात लिखो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको, नोट इट। जैसे ये मान लो ये एक फ्रेशली लार्ज पार्टिकल है, क्या है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड पीपीटी है, ठीक है। जैसे ही हम FeCl3 एक्वस मिलाते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत लार्ज साइज के प्रेसिपिटेट क्रिस्टल्स हैं, प्रेसिपिटेट का क्रिस्टल है ये। तो ये क्या होता है कि जनरली फेरिक हाइड्रोक्साइड की टेंडेंसी होती है, किसी भी कंपाउंड की टेंडेंसी होती है कॉमन आयन को एब्जॉर्ब करता है, तो कॉमन आयन इज एब्जॉर्ब्ड, कॉमन आयन एब्जॉर्ब हो गया Fe3+, Fe3+ सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है। Fe3+ gets adsorbed on FeOH thrice crystal. Common ion is easily adsorbed. जनरली किसी सॉलिड पर कॉमन आयन आसानी से एड्जॉर्ब होते हैं। एड्जॉर्ब होने के बाद पूरी सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गई। पॉजिटिवली चार्ज फेरिक आयन कॉज रिपल्शन, एक खिंचाव आ जाता है, इनमें रिपल्शन आ जाता है और ये फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, टूट जाता है इनटू छोटे से कोलॉइडल सोल। क्या है ये? दिस इज फेरिक आयन तो है ही सरफेस पर, FeOH थ्राइस Fe3+, FeOH थ्राइस Fe3+, FeOH थ्राइस Fe3+, ये अलग है वो अलग है।
ये था सोल प्रिपेयर्ड। देखो क्या हुआ, आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड का, क्रिस्टल्स हैं, उसमें थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। किसी भी कंपाउंड की टेंडेंसी होती है कॉमन आयन को सरफेस पर एड्जॉर्ब करता है। सरफेस पर एड्जॉर्ब किया, पूरी सरफेस पर Fe आयन Fe3+ इज एड्जॉर्ब, तो एंटायर सरफेस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज कॉजेज रिपल्शन। तो रिपल्शन के चलते ये फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, टूट जाता है। टूटने को ही तो बोल रहे थे हम, डिस्पर्शन मेथड, पेप्टाइजेशन, टूट गया। एंड दीज ग्लोब्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर ऑफ कोलॉइडल साइज। Ferric hydroxide Fe3+ is adsorbed on the surface and this is dispersed into the dispersion medium and ferric hydroxide sol is prepared. तो गाइज ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल। पढ़ लिया पूरा आपने, लिखो इसको। आपने क्या क्या पढ़ लिया कॉलॉइड्स में? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स बड़ा पार्ट था, हो गया। प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स वी स्टडीड। थोड़ा सा पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड। कॉलॉइड्स में कई बार इंप्योरिटीज होती हैं, यही इलेक्ट्रोलाइट की मिलाते हैं, कई बार थोड़ा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है तो उसको रिमूव करना होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। तो लिखो हेडिंग प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। पूरी बात नोट करें पहले। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड। कॉलॉइड्स में भी कई तरह की इंप्योरिटीज होती हैं, उनको रिमूव किया जाता है। तो प्योरिफिकेशन कैन बी डन बाय, इट इज डन बाय फर्स्ट डायलिसिस। डायलिसिस बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं, बायोलॉजी में 9th-10th में पढ़ाया भी जाता है कि ब्लड के प्योरिफिकेशन के लिए किडनी कई बार पेशेंट्स की काम नहीं करती हैं तो हॉस्पिटल्स में डायलिसिस करते हैं और डायलिसिस के थ्रू इंप्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। जो बेकार गंदगी होती है वो ब्लड में से साफ की जाती है। सो दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस। तो डायलिसिस दैट मीन्स रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम सोल by semi-permeable membrane। SPM। तो रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम सोल बाय semi-permeable membrane is called dialysis। ये है डायलिसिस। Then comes ultrafiltration। Ultrafiltration, very fine filters are used। बहुत फाइन फिल्टर यूज करते हैं। क्या होता है उससे? बहुत फाइन फिल्टर यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट तो बिल्कुल छन के अलग हो जाते हैं, कॉलॉइड पार्टिकल छलनी में रह जाते हैं। उन कॉलॉइड पार्टिकल्स को नए डिस्पर्शन मीडियम में मिला करके दोबारा से सोल को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो पर्पस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड मींस रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। कई बार इलेक्ट्रोलाइट्स हमने जानबूझ के प्रिपरेशन के दौरान मिलाए थे, थोड़े ज्यादा हो जाते हैं तो उनको रिमूव करना भी इज अ पार्ट ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द कॉलॉइड। देन कम्स अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज बताया था। सेंट्रीफ्यूज का मतलब विरलिंग मोशन देना। जैसे वो दूध में से मक्खन और सेपरेटा मिल्क, मतलब वो जो बटर मिल्क है वो अलग करते हैं, विरलिंग मोशन प्रोवाइड करते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मींस एट हाई आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट, बहुत फास्ट विरलिंग करते हैं। उससे भी क्या होता है, सोल पार्टिकल्स की अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा डेंसिटी वाला सब्सटेंस नीचे आ जाएगा, कम डेंसिटी वाला सब्सटेंस ऊपर आ जाएगा। दूध को जब फेंटते हैं, मतलब विरलिंग मोशन प्रोवाइड करते हैं, तो लिक्विड फैट ऊपर आ जाता है, तो लिक्विड फैट की डेंसिटी कम होती है और सेपरेटा मिल्क जिसे बटर मिल्क बोलते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अंडर सेंट्रीफ्यूज कोलॉइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन। at high RPM
आरपीएम मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट। colloidal particles settle down। colloidal particles की डेंसिटी ज्यादा होती है डिस्पर्शन मीडियम से, तो दे सेटल डाउन। तो दैट इज द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ, दैट इज द मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ colloids। उसके बाद बच्चों अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ colloids, जिसमें हम ब्राउनियन मूवमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे किस तरीके से हम कॉलॉइड पार्टिकल्स में कोएगुलेशन करवा सकते हैं। कोएगुलेशन क्या है, उसी में आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, हार्डी-शुल्ज रूल। उसमें कौन से आयंस इफेक्टिव होते हैं फॉर द कोएगुलेशन ऑफ द कॉलॉइड पार्टिकल्स। यहां तक की बात नोट करें। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सोल। क्या क्या पढ़ लिया हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉलॉइड्स, प्रिपरेशन ऑफ द कॉलॉइड्स, प्योरिफिकेशन ऑफ द कॉलॉइड्स, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सोल। इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, तो लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सोल। इसमें पहली प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो भी स्टूडेंट सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ऑलरेडी वो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लाइक लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और आपको अगर याद हो तो हमने कहा भी था कि अगर काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए द मोस्ट एक्यूरेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर फाइंडिंग आउट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ भी ऑस्मोटिक प्रेशर ही एम्प्लॉय करते हैं। जनरली ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं, लायोफिलिक सोल्स जैसे प्रोटीन, ग्लू या जिलेटिन, इनके जो सोल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स का साइज काफ़ी लार्ज होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफ़ी कम होते हैं, तो देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ लो ऑर्डर। एंड टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द कॉलॉइड वी यूज विच प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिखेंगे इस बात को, कॉलॉइडल सोल शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लो ऑर्डर। काफी लो ऑर्डर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, काफी कम वैल्यू आती है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर is most accurate to determine molar mass of colloid। तो मोलर मास ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोस्ट एक्यूरेट। बोथ द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखने वाली बात है, यू शुड रिमेंबर। और जो लायोफिलिक सोल्स हैं उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो बहुत ही नेग्लिजिबल आती है, कई बार डिफिकल्ट होता है उनको मेजर करना भी। तो गाइस दिस द वैल्यू एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रॉपर्टी विच इज चूजन फॉर द मेजरमेंट ऑफ मोलर मास या डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल्स। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, स्कैटरिंग करते हैं, कॉलॉइडल पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ द कॉलॉइडल पार्टिकल्स इज बिकॉज ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट मतलब पार्टिकल्स जो है वो लगातार कॉलॉइडल पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं और रैंडमली अपनी मोशन को चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स विद द डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स। हालांकि उस पर भी आएंगे हम, तो पहले लिखेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, when a beam of light
is passed. When a beam of light is passed through a colloid solution, through a colloid soul kept in dark room, the colloidal particles become visible. Due to scattering of light. Due to scattering of light, the phenomena is called Tyndall effect. And the beam is called, the scattered beam is called Tyndall cone. ये है Tyndall effect is very weak for lyophilic colloids. This is an important point. Tyndall effect is very weak for lyophilic colloids. सुनो क्या बात कर रहे हैं. एक्चुअली कॉलॉइडल पार्टिकल्स ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं. ट्रू सॉल्यूशन भी स्कैटरिंग शो नहीं करता, सस्पेंशन भी स्कैटरिंग शो नहीं करता, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. बट कॉलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो लाइट पास कराते हैं किसी कॉलॉइडल सोल से, तो कॉलॉइडल पार्टिकल्स उसको स्कैटर करते हैं, उसकी वजह से एक बीम बनता है, scattered beam, that is called Tyndall cone, and the effect is known as Tyndall effect. So this scattering is shown by the colloidal soul, not by the true solution, not by suspension. And the reason for Tyndall effect is because of the scattering, is because of the Brownian movement of the colloidal particles. Brownian movement क्या है? मैकेनिकल मोशन है, वो अगले पॉइंट में लेंगे. अच्छा, ये टिंडल इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं. जैसे पुच्छल तारा होता है ना, कॉमेट. तो कॉमेट जब जाता है तो कॉमेट की एक टेल बनती है, तो टेल ऑफ कॉमेट इज अनदर एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. कैसे? ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन. लिखेंगे इस बात को यहां पर. एग्जाम्पल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट. तो टिंडल इफेक्ट के, अबे टिंडल बोल रहा हूं, टिंडर नहीं बोल रहा हूं. ध्यान दें, दिमाग कहां पहुंचा देते हो. इफेक्ट ऑफ टिंडल इफेक्ट में, या फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट में, पहला टेल ऑफ कॉमेट्स. तो tail of comets, visibility of the tail of comets, and the second is blue color of sky and sea water. यहां visibility भी लिख दो. कॉमेट मतलब पुच्छल तारा, वो जब जाता है तो पूंछ बना करके चलता है, तो दैट विजिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट, दैट मींस स्कैटरिंग. एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई और सी वाटर इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल्स और कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर. तो एयर के अंदर जो डस्ट होती है वो स्कैटर करती है लाइट को, जिसकी वजह से स्काई और सी वाटर अपीयर्स टू बी ब्लू इन कलर. सो दिस इज द टिंडल इफेक्ट. नोट करिए इसको. देन कम्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी. हम बात कर ही रहे थे अभी. मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब ब्राउनियन मूवमेंट. थर्ड,
Mechanical property, Brownian movement, colloidal particles are in a state of continuous motion following zigzag path. Zigzag path called Brownian movement. इस टाइप से जिगजैग मोशन रैंडमली, क्यों? ये कॉलॉइडल पार्टिकल है, दिस इज कॉलॉइड पार्टिकल। क्यों कॉलॉइड पार्टिकल क्यों अपना पाथ मूव कर रहा है? अरे अकेला कॉलॉइड पार्टिकल ही थोड़ी घूम रहा है, वैक्यूम थोड़ी है, डिस्पर्शन मीडियम भी तो है। तो ये कॉलॉइड पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से कोलाइड करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर काइनेटिक एनर्जी इज अफेक्टेड एंड डायरेक्शन इज आल्सो चेंज्ड। सो दिस ब्राउनियन मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्राउनियन मूवमेंट इस मूवमेंट को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू collision of colloid particle with dispersion medium particles। तो ये कॉलॉइड पार्टिकल्स डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से टकराते हैं, जिसकी वजह से रैंडमली मूव करते हैं। तो रैंडम मूवमेंट होता है फॉलोइंग ए जिगजैग पाथ, स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। रैंडम वर्ड भी यूज करो। तो दिस रैंडम मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी भी होती है इनमें। देन कम्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।